Good morning, children. Today we will see how to convert a galvanometer into an ammeter. देखिए, अमीटर को, गैल्वेनोमीटर को, धारामापी को, धारामापी को अमीटर में बदलना। धारामापी को अमीटर में बदलना। धारामापी को हम अमीटर में क्यों बदलते हैं? धारामापी तो खुद भी एक करंट नापने का उपकरण है, लेकिन धारामापी का जो रेंज है बहुत कम होता है। धारामापी की रेंज मिली एम्पियर्स में होती है। अतः बड़ी धाराओं को इससे नहीं नाप सकते। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर हम धारामापी को अलग अलग रेंज का अमीटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें धारामापी को चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से धारामापी जो है जब बनाए जाते हैं तो ये सूक्ष्म करंट नापने के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं। व्यवहार में जो करंट्स होती हैं वो एम्पियर्स में होती है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर की करंट। तो इनको हम कैसे नापेंगे? तो इसके लिए हमें धारामापी को अमीटर में बदलना होगा। अब कैसे अमीटर में बदला जाता है? धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए यदि एक शंट तार जो होता है कम प्रतिरोध का होता है। शंट तार कम प्रतिरोध वाला तार होता है को धारामापी के समांतर में जोड़ा जाता है। ये तो हो गया कि धारामापी को अमीटर में बदलने की जरूरत क्या है, और दूसरा कैसे बदलेंगे। तो ये कैसे बदलेंगे का आंसर हो गया कि अब देखिए, जो भी आपका धारामापी, मान लीजिए धारामापी है, धारामापी में एक निडल होती है जो घूमती है एक स्केल में। ये एक धारामापी हमारा, इसमें करंट ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। इसके समांतर में हमने एक शंट लगा दिया। ये शंट, अब शंट का जो प्रतिरोध है, मान लिया वो S है, धारामापी का प्रतिरोध मान लिया G है। तो ये जो धारामापी है एक विशेष प्रकार का एमीटर बन गया है जिसकी एक डेफिनेट रेंज भी होती है। तो वो जो रेंज है उसका पता हम कैसे लगाएंगे, अभी हम बात करते हैं कि शंट अगर आप किसी धारामापी के साथ समांतर में जोड़ देंगे तो अब ये एक अमीटर बन जाएगा और एक डेफिनेट रेंज का। जैसे मान लिया आपको इसको 0 से 10 एम्पियर तक की करंट नापना है तो शंट उसी हिसाब से लेंगे।
अगर आपको 15 एम्पियर तक करंट नापनी है शून्य से, तो आप उसी हिसाब से लेंगे। यानी कि ये जो शंट है, शंट का जो प्रतिरोध है, इसका जो चयन है, ये आप धारा मापी को किस रेंज के एमीटर में आप बदलना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप इसको करेंगे। माना धारा मापी, माना दिए गए धारा मापी का प्रतिरोध G है तथा उसकी पूर्ण विक्षेप धारा IG है। अब IG पूर्ण विक्षेप धारा का मान है, आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है उसमें एक ऐसी धारा होगी जिस पर उसकी सुई पूरा विक्षेप देती होगी, यानी कि पूरा स्केल, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती होगी। तो वो धारा जो है इस गैल्वेनोमीटर की IG है, इसका प्रतिरोध G है। ठीक है, माना इसे 0 से I परास के अमीटर, अब हमको इसको जो जिस अमीटर में हम बदल रहे हैं, अमीटर में बदलने के लिए शंट का प्रतिरोध S। अब हम इस धारा मापी को 0 से I कुछ भी हो सकता है, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, तो इस रेंज के एमीटर में हमें इसको बदलना है। तो अच्छा, ये I रेंज का एमीटर कब माना जाएगा? जब हम I करंट इससे बहाएं और ये I करंट में फुल डिफ्लेक्शन दे। अभी ये फुल डिफ्लेक्शन जो देता है वो IG करंट में देता है, हम चाहते हैं ये I करंट में फुल डिफ्लेक्शन दे। तो I करंट में फुल डिफ्लेक्शन देगा तो I से कम में फुल डिफ्लेक्शन नहीं देगा, तो इससे ये जो है I रेंज का एमीटर बन जाएगा। अभी ये जो फुल डिफ्लेक्शन देता है, हमें पता है कि जब इससे IG करंट बहती है तब देता है। तो अब देखिए कैसे हमने इसको, अब यदि I धारा मापी से बहाएं अब यदि I धारा मापी से बहाएं तो ये जो शंट है क्या करेगा, हमने जैसी धारा I बहाई, ये पूरा एक डब्बे के अंदर बंद होगा और डब्बे के बाहर से ये करंट आई गई और हमें केवल इतना हिस्सा दिख रहा है, बाकी सब छिपा हुआ है। अब यदि I धारा मापी से बहाएं तो शंट इस प्रकार होगा, शंट ऐसा होगा कि वह IG धारा मापी को देगा तथा
शेष माने I माइनस आई जी धारा स्वयं से गुजारेगा। अर्थात जब मैंने आई धारा बहाई तो गैल्वेनोमीटर से तो जाएगी बच्चों आई जी धारा, और बाकी की धारा जो है आई, क्योंकि आई तो बहुत ज्यादा है, बाकी की आई माइनस आई जी धारा शंट से होके चली जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से आई जी धारा वही है और आई जी धारा गैल्वेनोमीटर की पूर्ण विक्षेपी धारा है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई फुल स्केल कवर करेगी। तो हमको कैसा प्रतीत होगा कि आई धारा जाने पर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इससे ही जो आपको ऐसा लगेगा कि अब ये गैल्वेनोमीटर आई धारा नाप रहा है। असल में सारा काम शंट का है। शंट ने क्या किया, जब आपने आई धारा बहाई तो गैल्वेनोमीटर से तो आई जी भेजी शंट ने और बाकी धारा खुद से पास हो गई। तो इस तरीके से ये अब आई रेंज का एमीटर बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसकी मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं। ये कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, मान लो ये एक बच्चा है, ये 2 रोटी में पेट भर जाता है इसका, 2 रोटी में। दो रोटी में पेट भर जाता है। अब हमने कहा किसी से कि ये बच्चा 10 रोटी खाता है, ठीक है, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बच्चा तो 2 रोटी में इसका पेट भर जाता है। तो हमने क्या किया, इस बच्चे को एक डब्बे के अंदर बैठा दिया और इसमें एक और बड़े आदमी को बैठा दिया। अंदर ये आदमी ऐसा लिए 8 रोटी खाता है। अब हम अगर इसको 10 रोटी देंगे यहाँ से, तो ये आदमी 8 रोटी तो खुद खा जाएगा, 2 रोटी इस बच्चे को देगा तो बच्चे का पेट भर जाएगा। तो आप बच्चे से पूछोगे पेट भर गया 10 रोटी देने पर, तो ये क्या कहेगा, हाँ पेट भर गया है। तो आपको लगेगा 10 रोटी में पेट भरा है, इसका मतलब 10 रोटी खाने लायक हो गया, जबकि अंदर एक दूसरा बैठा है जो 8 रोटी खा जा रहा है उसके हिस्से की। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था इसमें गैल्वेनोमीटर में एमीटर को बनाते समय इसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। अब देखिए विज्ञान में इसके आते हैं, तो ये शंट है और ये गैल्वेनोमीटर दोनों समांतर में लगे हैं, एक ऐसे लगा है एक ऐसे लगा है, यानी कि ये है आपका शंट, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है G, शंट का प्रतिरोध है S। इससे धारा जा रही है I माइनस आई जी और इससे गई है धारा आई जी। जब 2 तार इस प्रकार से समांतर में लगे होते हैं, तो समांतर में दोनों के सिरों पे विभवांतर बराबर होता है। तो इसके सिरों पे जो विभवांतर होगा, विभवांतर निकलता है V/IR से। तो शंट के सिरों में विभवांतर बराबर धारामापी का विभवांतर बराबर धारामापी में विभवांतर, क्योंकि दोनों समांतर में लगे हैं। शंट के सिरों में विभवांतर हो जाएगा I माइनस आई जी इंटू एस और इसके सिरों में विभवांतर हो जाएगा आई जी इंटू जी। तो इस तरीके से बच्चों शंट का मान क्या आ गया, आई जी अपॉन
I माइनस आई जी। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि अगर आपका जो धारामापी है उसको अगर आपने आई रेंज के एमीटर में बदलना है तो कितना शंट आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके धारामापी का प्रतिरोध क्या है और आपके धारामापी की पूर्ण विक्षेप धारा क्या है। इस तरीके से आप शंट निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो धारामापी है इसका जो कुल प्रतिरोध अब क्या हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो ये धारामापी खुद और एक ये शंट। तो अब अमीटर जो बन गया है, अमीटर का कुल प्रतिरोध, अमीटर का कुल प्रतिरोध, अमीटर का कुल प्रतिरोध, अब क्योंकि ये दो समांतर में लगे हैं, अब पूरा अमीटर तो इतना माना जाएगा ना। अब जिसमें इसका प्रतिरोध G है, इसका प्रतिरोध ऐसे, और आपको पता है अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध जो है वो और भी सबसे छोटे से भी छोटा हो जाता है। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर समांतर क्रम में जो है उनका प्रतिरोध होता है GS/G+S। आपको पता होगा ये सूत्र है। अगर दो प्रतिरोध G और S समांतर में लगे हों तो एक सूत्र है समांतर वाला, आपको याद होगा 10th में पढ़ा है आपने, 1/R, तो अगर 1/G + 1/S, इसी को हल करेंगे तो ये आ जाता है। आपको डायरेक्ट इस सूत्र का भी उपयोग करना आना चाहिए। जैसे अगर R1 है प्रतिरोध और R2 है, अगर दोनों समांतर में लगे हैं तो कुल प्रतिरोध इनका 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 से निकालेंगे, बट इससे आपका हो जाएगा R1 R2/R1 + R2। डायरेक्ट इस सूत्र को भी आप याद कर सकते हैं। दो वाले मामले में, 3 में तो आपको फिर प्रॉपर मेथड ही चलना पड़ेगा, लेकिन 2 के लिए आप शॉर्टकट सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शंट लगाने से एक तो धारामापी का रेंज भी बढ़ जा रहा है। जो धारामापी मिली एम्पियर में करंट नापता था, अब वो 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, जितना आप चाहें उतने रेंज का एमीटर बन गया। दूसरी बात यह है कि समांतर में शंट जोड़ रखा है। शंट क्योंकि कम प्रतिरोध वाला वायर है तो इसको जोड़ देने से धारामापी का यानी कि जो एमीटर बन चुका है अब इसका कुल प्रतिरोध नीचे हो गया। और जब धारामापी वही अच्छे माने जाते हैं जिनका प्रतिरोध कम से कम हो, और सबसे बढ़िया धारामापी कौन सा होता है जिसका प्रतिरोध 0 हो। क्यों ऐसा क्यों? अब देखिए, ये तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। थोड़ा सा ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि आखिर एमीटर का उपयोग क्या है, और फिर आप इसको समझिए। जैसे ये तार में धारा बह रही है, धारा को नापने के लिए आप एमीटर को इसके बीच में लगाते हैं, या गैल्वेनोमीटर अब आपने बना लिया है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर, तो आपने ये लगा दिया। ये पूरा डब्बे के अंदर धारामापी और शंट दोनों इसी के अंदर है। अगर जब हमने नहीं लगाया था, मान लिया इसमें धारा आई बह रही थी, लेकिन जैसे ही मैं एक एमीटर लगाता हूँ तो एमीटर का एक अपना प्रतिरोध भी होता है, जो कि अभी हमने निकाला। क्या होता है प्रतिरोध? जो भी होता है, मान लिया वो R है। अब इस प्रतिरोध के कारण आपको पता है जब कोई प्रतिरोध किसी रास्ते में लगता है तो धारा कम हो जाती है, तो इससे ये आई ही क्या हो जाएगी? अफेक्टेड हो जाएगी। आई जो है कम हो जाएगी, और आई अगर कम हो जाएगी तो जिसको नापने के लिए हमने ये लगाया वही कम हो गई, तो हम एक्चुअल धारा कभी भी एमीटर से नहीं नाप पाएंगे। एमीटर कौन सा अच्छा होगा? जिसको लगा देने से इस लाइन में कोई प्रतिरोध में बढ़ोतरी नहीं हो। तो ऐसा तभी होगा जब धारामापी आपका 0 प्रतिरोध का होगा। लेकिन धारामापी, आपको पता है धारामापी किससे बनता है? मतलब ये जो एमीटर है किससे बना है? ये धारामापी से बना। धारामापी किससे बना है? एक
कुंडली लटकाई थी चुंबकीय क्षेत्र में, जो कि धारा बहाने पे घूमती है। तो इसका माने इसके अंदर बहुत सारे तार लगे हैं, और जब भी कोई उपकरण तार वाला होगा उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। तो इसके प्रतिरोध के कारण इस पर असर पड़ेगा। तो असली में जो एक्चुअल धारामापी होते हैं उनका प्रतिरोध हम कम से कम रखते हैं, क्योंकि हम शून्य तो कर नहीं सकते। शून्य करने के लिए तो धारामापी को ही हटाना पड़ेगा, अमीटर को ही हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप धारामापी लगा रहे हैं तो आप उसको ये इंश्योर करेंगे कि धारामापी का प्रतिरोध कम से कम हो। तो आपने देखा कि जब हमने धारामापी को अमीटर में बदला तो शंट लगाया, और शंट लगाने से उसका पूरा एज ए होल प्रतिरोध कम हो गया। तो इसीलिए ये सारी बातें आपकी समझाई गई हैं कि किस प्रकार से हम धारामापी को अमीटर में बदलेंगे। और आदर्श अमीटर, आप इसको याद भी रख सकते हैं, कई बार पूछा जाता है आदर्श अमीटर किसे कहेंगे। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। अब क्या ऐसा एमीटर हो सकता है शून्य वाला? नहीं हो सकता, इसीलिए इसको आदर्श माना गया है। आदर्श वो चीजें होती हैं जो होती ही नहीं है, साइंस की लैंग्वेज। जैसे हम एक कल्पना करो कि सड़क बनाने का ठेका, हमारे गांव की सड़क बनाने का ठेका एक ठेकेदार को मिला है, ठीक है। तो ठेकेदार जो है जब सड़क बनाता है तो उसको विभाग कुछ पैसे देता है कि भाई लो इतना पैसा है, इससे सड़क बनाओ। और हम कल्पना क्या करते हैं कि ठेकेदार सारा का सारा पैसा जो है सड़क में लगा देगा, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर ठेकेदार सारा का सारा पैसा सड़क में लगा देगा तो वो खुद क्या खाएगा? क्या ऐसा संभव है कि कोई ठेकेदार बिल्कुल आदर्श बात को लेके चल सकता है? अगर वो सड़क बनाने में ही सारा पैसा लगा देगा तो उसके परिवार के लोग जो है खुद भूखे मर जाएंगे। तो वो कुछ ना कुछ उसी पैसे में से खाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल अमीटर भी ऐसे ही करता है। अमीटर जब करंट नापता है तो ये जो करंट है, ये कुछ करंट को वो जो है अगर हम उसका प्रतिरोध शून्य कर दें तो ऐसा तो अमीटर होगा ही नहीं। अगर हम प्रतिरोध कुछ ना कुछ रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो धारा को कम कर देगा। जिसको नापने के लिए हमने अमीटर लगाया वो धारा ही जो है कम हो जाएगी। तो इस ढंग से इसको समझना है। तो इसीलिए आदर्श जो चीज़ें होती हैं वो खाली कहने के लिए होती हैं, प्रैक्टिकली वो संभव नहीं होती। इसलिए आदर्श की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ, आदर्श के समीप जाने का प्रयास तो हम कर सकते हैं, बट उसको हम खुद अपने जीवन में पूरी तरह उतार नहीं सकते, केवल उसके नज़दीक हम जा सकते हैं। आज फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा कि धारामापी को, क्योंकि धारामापी यानी कि आपका चल कुंडली धारामापी जो है इसको ना केवल धारा नापने के लिए बल्कि आप इसको विभवांतर नापने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना। वोल्ट मीटर आप जानते हैं एक ऐसा मीटर है जो कि विभवांतर को नापता है। वोल्ट मीटर में बदलना। और जैसे मान लीजिए ये तार है कोई, इसमें ये प्रतिरोध लगा है R, तो इसके सिरों पे कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। इस विभवांतर को हम कैसे नापते हैं? एक वोल्ट मीटर ऐसे पैरेलल में लगा देते हैं, समांतर में। अभी आपने इससे पहले देखा था कि धारामापी को अमीटर को कैसे प्रयोग करते हैं, सीधे इस लाइन में यहाँ पे जोड़ते हैं, जबकि ये वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ा जाता है। तो ये जो वोल्ट मीटर है, इट इज नथिंग बट अ धारामापी है। तो धारामापी को अगर हमें वोल्ट मीटर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप समझिए।
धारा मापी को वोल्ट मीटर में धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उचित प्रतिरोध उसके साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं। देखिए ये जैसे धारा मापी है, इसका प्रतिरोध G है और इसके साथ हमने ये लगा दिया एक प्रतिरोध R। अब ये दोनों मिलके जो है हमारा वोल्ट मीटर बन गया। और ये जो डब्बा है ये डब्बे के अंदर बंद हुआ, यानी कि अब ये वोल्ट मीटर बन चुका है। और इस वोल्ट मीटर से आप जो भी विभवांतर नापना, इसकी जो दो तार है वहां पे हम समांतर क्रम में इस प्रकार से लगा देंगे। अब ये वोल्ट मीटर बन गया प्रतिरोध लगाने से। अच्छा दूसरी बात, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ये जो धारा मापी इसका भी प्रतिरोध है, जब इसके साथ श्रेणी में एक प्रतिरोध और जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध सर्किट का बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि अगर हम किसी धारा मापी के साथ कोई प्रतिरोध जोड़ दें तो टोटल का प्रतिरोध बढ़ जाता है। और आदर्श वोल्ट मीटर के बारे में भी हम बात करेंगे, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इसको क्यों होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने ये धारा मापी इसके साथ प्रतिरोध जोड़ दिया है और ये अब एक वोल्ट मीटर बन चुका है एक डेफिनेट रेंज का। चलिए कैसे पता लगेगा कि कितने रेंज का ये बना है। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उचित प्रतिरोध R लिख देता हूँ यहाँ पे। उचित प्रतिरोध उसके साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं। माना धारा मापी की मैंने कहा था कि वो जो पिछले उसमें हमने बात की थी, धारा मापी का हमें पता होना चाहिए कि एक तो धारा मापी का प्रतिरोध क्या है और दूसरा धारा मापी की पूर्ण विक्षेप धारा क्या है, यानी कि ये खुद कितनी करंट में फुल डिफ्लेक्शन देता है। माना धारा मापी को 0 से V परास के वोल्ट मीटर में बदलना है। और जरूरी प्रतिरोध R है। ये R जो है जरूरी प्रतिरोध है। अब आप देखिए कि अगर ये R के जोड़ने से भी V रेंज का वोल्ट मीटर बन गया, इसका माने जब मैं इसको किसी ऐसे वायर जिसमें V वोल्ट हो
अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो इसमें फुल डिफ्लेक्शन आना चाहिए, तभी तो मैं कहूँगा ये वी वोल्ट का वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, तो ये जो आर है हमने ऐसे चयन किया है कि जब ये वी वोल्ट के अक्रॉस लगाया जाएगा तो यहाँ से जो धारा है ये कितनी आएगी, आई जी, क्योंकि हमें पता है हमारा गैल्वेनोमीटर कब फुल डिफ्लेक्शन देता है, आई जी में। ठीक है, अतः अब यह वी वोल्ट विभवांतर से जोड़ने पर वी वोल्ट विभवांतर से जोड़ने पर आई जी धारा को धारा मापी से प्रवाहित होने देगा और इस प्रकार पूर्ण विक्षेप दर्शाएगा। जब हमने इसको वी वोल्ट से जोड़ा तो इसने आईजी धारा ली, और आईजी धारा जैसे गैल्वेनोमीटर से जाएगी गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन देगा, तो हम कहेंगे देखो वी वोल्ट में फुल डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका माने वी वोल्ट का वोल्ट मीटर ये बन चुका है। अब इसकी गणित में आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं तो इसके सिरों में विभवांतर वी है, तो इसके सिरों में भी विभवांतर वी होगा। धारामापी के सिरों पर विभवांतर बराबर, इससे आई जी वेरी, तो इसके सिरों पर आई जी इंटू जी, क्योंकि आई आर विभवांतर होता है, तो आई जी इंटू जी तो हो गया इसके सिरों पे, प्लस आई जी आर इसके सिरों पे होगा, क्योंकि विभवांतर श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, तो इसके सिरों पे विभवांतर आई जी जी, इसके सिरों पे विभवांतर आई जी आर, तो ये होगा। और ये किसके बराबर, इन दोनों का सम इस v के बराबर होगा। इससे बच्चों r का मान क्या आ जाएगा, हम तो ये r जानना चाहते हैं ना, तो जाएगा v, इसको इधर ले आएंगे v आई जी इंटू जी अपॉन ये जो आई जी है यहाँ पर, ये आई जी पहले यहाँ रहेगा और बाद में ये आई जी यहाँ से इसके भट्टे में आ जाएगा, तो r बराबर आई जी का भागा दोनों में होगा, तो v अपॉन आई जी माइनस आई जी जी अपॉन आई जी से आई जी कट जाएगा, जी आ जाएगा। ये जो है आपका बच्चों, आपका जो R है, यानी कि जिस R को लगाकर हम इस धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदल लें V रेंज के, तो उस R का मान इस सूत्र से निकलेगा। तो आपने देखा, दोनों की समरी में आपको बता देता हूँ कि जब हमें इस धारा मापी को अमीटर में बनाना था तो हमने क्या किया, धारा मापी के साथ एक शंट समांतर में जोड़ दिया और इस प्रकार से ये हमारा अमीटर बन गया। तो और परिपथ में इसको ऐसे जोड़ा जाता है। और जब इसी धारा मापी को हमें वोल्ट मीटर बनाना है तब हमने इस विभवांतर के सिरों पर हमें विभवांतर नापना, तो हमने इसको इसके साथ पैरेलल में ऐसे जोड़ दिया और R जो है इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा।
तब ये एक वोल्ट मीटर बनेगा। अच्छा, अब इस पूरे उपकरण का यानी कि अभी वोल्ट मीटर बन चुका है, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बने हुए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, बने वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R बराबर इन दोनों का सम, क्योंकि सीरीज में है तो G प्लस R, और आप जानते हैं कि जुड़ के प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। तो वोल्ट मीटर बनाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है और अमीटर बनाने में घट रहा है। और वैसे भी अच्छे वोल्ट मीटर वही माने जाते हैं जो जिनका प्रतिरोध बहुत हाई होता है, बल्कि आदर्श वोल्ट मीटर तो उसको कहते हैं जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श अमीटर के बारे में हम बता चुके हैं। आदर्श वोल्ट मीटर किसे कहेंगे? जिसका प्रतिरोध R अनंत हो। क्यों? देखिए, ये मान लिया एक वायर है जिसमें I धारा बह रही है और इसके सिरों पे मान लिया V विभवांतर है। अब मैंने इसको नापने के लिए ये अपना वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर कैसे बना है? धारा मापी के साथ एक श्रेणी क्रम में लगा रखा है, वो सब इसके अंदर है। जैसे हमने इसको जोड़ा बच्चों, अब इस I धारा में से कुछ धारा यहाँ को चली जाएगी, यहाँ को। तो मेन वायर में जो है धारा अब कम हो जाएगी, मेन वायर में पहले धारा आई पूरी की पूरी इससे बह रही थी, तो विभवांतर भी था। अब इसको लगा देने से कुछ धारा इधर को चली जाएगी। मान लीजिए इसने आई डैश ली, तो अब इसमें जो धारा बहेगी बच्चों आई माइनस आई डैश हो जाएगी। तो आप जानते हैं जब विभवांतर इसका वी कब था? जब आई धारा पूरी इससे जा रही थी। अब कुछ धारा इधर से चली गई, तो इसके सिरों पर जो धारा का मान है, जो इसके सिरों पर जो विभवांतर है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे ये विभवांतर भी कम हो जाएगा। तो ये वोल्ट मीटर जो है वो कम वाले विभवांतर को नापेगा। हालांकि ये बहुत हल्का फर्क होता है, बट वोल्ट मीटर के लगने से जिस विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, उसी ने ही कुछ धारा इससे ले ली, तो विभवांतर कम हो जाने से अब ये कम को नापेगा। अगर इसका प्रतिरोध अनंत होता, तो अनंत प्रतिरोध माने ये लेता ही नहीं बिल्कुल भी धारा, तो सारी की सारी धारा आई यहीं से बहेगी। अगर ये इसका R अनंत हो, तो इसका मान है वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हाई होने चाहिए। जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई होगा तभी वो धारा नहीं लेगा, और अनंत होगा तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल धारा ही नहीं लेगा, तो आप जानते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों जो है वो धारा मापी हैं, और धारा मापी केवल तभी धारा को या उसकी सुई तभी हिलती है जब उनसे धारा बहती है। तो इसका माने यह है कि अनंत प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कुंडली घूमेगी ही नहीं, धारा ही नहीं बहेगी। तो समझ में आ गया होगा। तो एक काल्पनिक वोल्ट मीटर आप मान सकते हो जिसका प्रतिरोध अनंत है, ठीक है। तो वो जो है इस प्रकार से वो सही विभवांतर नापेगा। जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होंगे वो कुछ ना कुछ धारा ले लेंगे। जैसे जो प्रैक्टिकल ठेकेदार होंगे वो कुछ ना कुछ जो रकम जो है सड़क बनाने के लिए आती है, उसमें से कुछ ना कुछ उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। यानी कि ये वोल्ट मीटर काम ही तब करेगा जब ये धारा लेगा, और धारा लेगा तो फिर ये सही विभवांतर नहीं नाप पाएगा। इसीलिए हम वोल्ट मीटर ऐसा लेते हैं जो कम से कम धारा खाए, और कम से कम धारा ले, और कम से कम धारा तभी लेगा जब उसका विभवांतर उच्च होगा। तो जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होते हैं वो तब अच्छे होंगे जब उनका प्रतिरोध हाई होगा।
अब क्योंकि अनंत वाला तो काम ही नहीं करेगा, इसलिए हाई रेजिस्टेंस वाले वोल्टमीटर होते हैं और वेरी लो रेजिस्टेंस वाले एमीटर होते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से ये हमारा एक जो तीसरी यूनिट है उसका लगभग एक पार्ट ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिज्म रहा है और इसके बाद हमारी तीसरी यूनिट पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो है इन वीडियोज़ को बार बार देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए।